ये है कहानी हमारे घर के जन्म की, पृथ्वी के अग्नि और संघर्ष से भरे जन्म की, जब सब कुछ उसके खिलाफ था। हमारे युवा सौरमंडल की उग्र शुरुआत में नई दुनियाएं जन्म लेती हैं और नष्ट भी हो जाती हैं। गैस दानव अराजकता फैलाते हैं और युवा सूर्य अपना क्रोध उगलता है। आखिर पृथ्वी ने तमाम मुश्किलों के बावजूद कैसे बचाव किया? अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हुए हम इसकी विशाल महासागरों, महाद्वीपों और जीवनदायी वातावरण को देखकर चमत्कृत होते हैं। हम पूछते हैं, हमारी पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई? ये जीवन को सहारा देने लायक कैसे बनी? और जीवन ने पृथ्वी को कैसे सहारा दिया? स्वागत है यूनिवर्सल मिस्ट्रीज रहस्यों की असीमित दुनिया में। पृथ्वी की कहानी शुरू होती है एक विशाल सर्पिल आकाशगंगा में। यह 1,00,000 प्रकाश वर्ष चौड़ी है। घूमती हुई धूल और चमकती गैस का एक विशाल भावर। यह सिमुलेशन 5 करोड़ वर्षों का दृश्य दिखाता है, ब्रह्मांडीय समय में बस एक पलक झपकने जितना। इस दौरान लाखों तारे शक्तिशाली विस्फोटों में मरते हैं, जिन्हें सुपरनोवा कहा जाता है। यहाँ इन्हें चमक की तरह दिखाया गया है। ये सुपरनोवा ब्रह्मांड को ग्रहों के लिए जरूरी तत्वों से भर देते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा और बहुत कुछ। एक विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने पास की तारकीय धूल और गैस के बादल को ध्वस्त कर दिया। विशाल मात्रा में धूल और गैस इसके केंद्र की ओर बहने लगी। ये बादल ब्रह्मांड में जितना ठंडा हो सकता है उतना ठंडा था, लेकिन जैसे जैसे ये सिकुड़ता गया, ये गर्म होता गया। इसके केंद्र में एक तूफान उठा, धूल, गैस और बर्फ के क्रिस्टलों का विशाल और प्रचंड बवंडर। इस बवंडर के केंद्र में तापमान इतना बढ़ गया कि एक नया तारा प्रज्वलित हुआ। हमारा सूर्य जन्मा। सूर्य को एक धीरे धीरे घूमती हुई डिस्क खिला रही थी। यही है हमारे सौर मंडल का पालना। उस डिस्क में ग्रह एक लंबी और हिंसक प्रक्रिया से आकार लेते हैं। ये प्रक्रिया शुरू होती है जब धूल रेत जैसे कणों में इकट्ठा होती है। वे कंकड़ जैसे छोटे कण बनते हैं और ढीले बजरी के बादलों में इकट्ठा होते हैं। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक साथ खींचकर चट्टानों, बर्फ के गोले और विशाल पत्थरों में बदल देता है। ये वस्तुएं छोटे ग्रहों में बदल जाती हैं, जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं। इन्हीं में से एक आदिम पृथ्वी धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन उसका भविष्य अनिश्चित था। हम पहले मानते थे कि ग्रह निर्माण एक तयशुदा पैटर्न पर चलता है। हमारे पड़ोसी ग्रह इसकी गवाही देते हैं। उनकी लगभग गोलाकार कक्षाएं और गैस से भरे बाहरी ग्रहों और चट्टानी भीतरी ग्रहों के बीच साफ बंटवारा। बाहरी हिस्से में हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। भीतरी हिस्से में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये विभाजन तब शुरू होता है जब कोई तारा प्रज्वलित होता है। युवा सूर्य गर्म हवाएं छोड़ता है, जो हल्की हाइड्रोजन गैस को डिस्क के बाहरी हिस्सों की ओर धकेल देती है। एक बिंदु के पार, जिसे आइस लाइन कहते हैं, बड़े गैस ग्रह जल्दी बढ़ते हैं, उस गैस को समेटते हुए जिसे सूर्य बाहर फेंकता है। डिस्क का भीतरी हिस्सा, जहां गैस और बर्फ नहीं रहती, वहीं पर चट्टानी ग्रह बनते हैं, जैसे पृथ्वी। लेकिन जरूरी नहीं कि हर सौरमंडल ऐसा ही बने। नई पीढ़ी की ग्रह खोजने वाली दूरबीनों ने दिखाया है कि नेपच्यून के आकार के गैस ग्रह कई बार किसी तारे के बेहद करीब पाए जाते हैं। बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह भी तारे के इतना पास पाए गए हैं कि उसकी गर्म हवाएं उनका गैस आवरण छीन रही हैं। और फिर हैं सुपर अर्थ्स, विशाल चट्टानी ग्रह जो पृथ्वी से कहीं बड़े होते हैं। तो ये ग्रह वहां कैसे पहुंचे और हमारे अपने भीतरी ग्रह इतनी छोटे क्यों रह गए? हमारे सौर मंडल के निर्माण के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं, उसका बड़ा हिस्सा उन क्षुद्र ग्रहों से आता है जो लगभग 5 अरब साल पहले से नहीं बदले। अधिकतर इतने छोटे होते हैं कि वे वायुमंडल में जल जाते हैं। कुछ बड़े टकराकर जिंदा बचे और वैज्ञानिकों ने उनका अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ये क्षुद्र ग्रह 2 अलग अलग जगहों से आए।
एक भीतरी सौर मंडल से और एक बाहरी हिस्से से। कुछ तो ऐसा था जिसने इन दोनों क्षेत्रों को अलग कर दिया ताकि वे आपस में ना मिल सके। अगर ये महान बाधा युवा बृहस्पति था, तो उसे बहुत जल्दी पढ़ना पड़ा होगा। उसने भीतरी सौर मंडल की ओर पदार्थ का प्रवाह रोक दिया, जिससे बड़े चट्टानी ग्रह या सुपर अर्थ्स बनने रुक गए। फिर बृहस्पति ने हमारे सौर मंडल के इतिहास के सबसे नाटकीय अध्याय में केंद्रीय भूमिका निभाई। वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर से बृहस्पति के विकास का मॉडल बनाया। उन्होंने शुरुआती सौर मंडल में धूल, गैस, बर्फ और पत्थरों की परस्पर क्रियाओं का सिमुलेशन किया। हर चमक का मतलब है एक टक्कर। हर रिंग दिखाती है एक संभावित ग्रह की कक्षा। विशाल बृहस्पति बाहरी हिस्से में बनता है। उसकी कक्षा नीले रंग में दिखाई जाती है। जैसे जैसे वो बढ़ता है, बृहस्पति भीतरी सौर मंडल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के आगे झुकता है। वो धीरे धीरे सूर्य की ओर घूमने लगता है। वैज्ञानिक इस बड़े कदम को ग्रैंड टैक कहते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई नाव हवा की दिशा बदलने के लिए मुड़ती है। रास्ते में बृहस्पति ब्रह्मांडीय मलबे के बादलों को चीरता हुआ निकलता है। जो वो निगल नहीं पाता, उसे सौर मंडल से बाहर फेंक देता है। जितना वो सूर्य के करीब आता है, उतना ही भीतरी सौर मंडल को मलबे से साफ करता जाता है। सिमुलेशन दिखाता है कि बृहस्पति आज के मंगल की कक्षा तक पहुंच गया था। बृहस्पति की इस यात्रा ने भीतरी सौर मंडल का द्रव्यमान और भी घटा दिया। अब वहां बनने वाले ग्रह तुलनात्मक रूप से छोटे ही रहेंगे। समय के साथ एक और विशाल ग्रह शनि इतना बड़ा हो गया कि उसने बृहस्पति को वापस बाहर की ओर खींच लिया। उस समय पृथ्वी अभी अपने बनने की प्रारंभिक अवस्था में थी, एक छोटे से भ्रूण जैसी। बृहस्पति के चले जाने के बाद पृथ्वी और उसके दर्जनों प्रतिद्वंद्वी भीतरी सौर मंडल में बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए आजाद हो गए। कौन बचेगा और कौन नष्ट होगा, ये पूरी तरह ब्रह्मांडीय संयोग पर निर्भर था। बृहस्पति के चले जाने के 5 करोड़ वर्षों में भीतरी सौर मंडल में ग्रहों की टक्करें शुरू हो गईं। ग्रह एक दूसरे को खींचते रहे, उनकी कक्षाएं अस्थिर हुईं और टकराव अनिवार्य हो गया। अंत में बचा सिर्फ कुछ ही बनने वाले ग्रह, जिनमें आज के ग्रह भी शामिल हैं, और कम से कम एक और। एक समय ऐसा था जब सौर मंडल में एक और ग्रह मौजूद था, जिसका पता हमें मानव इतिहास के सबसे प्रसिद्ध मिशनों में से एक के बाद चला। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 ने उड़ान मारी। 1969 से 1972 के बीच 6 बार अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह पर उतरे। उन्होंने प्रयोग किए, माप लिए और चांद की चट्टानें इकट्ठा की। जब वे पृथ्वी पर लौटे तो पूरी दुनिया ने जश्न मनाया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वे जो चट्टानें लाएंगे, वे चांद और पृथ्वी के बारे में एक गहरा रहस्य उजागर करेंगे। नासा की प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों ने पाया कि चांद की चट्टानें और पृथ्वी की चट्टानें कई मायनों में एक जैसी हैं, खास तौर पर उनके ऑक्सीजन के प्रकार, जो सौर मंडल के पिंडों की पहचान माने जाते हैं। इसका मतलब था कि पृथ्वी और चांद का एक साझा और हिंसक इतिहास है। यह इतिहास चांद की सतह पर लिखा है। महाविशाल और पुराने गड्ढे हैं, जिनके चारों ओर गोलाकार रिंग हैं। ये रिंग दिखाते हैं कि कोई विशाल टकराव किसी समय एक पिघली हुई सतह पे हुआ था, जिससे लहरें बाहर की ओर फैली। तो आखिर चांद को पिघली हुई चट्टानों का महासागर किसने बना दिया, और इसका पृथ्वी से क्या संबंध है? सबसे मान्य सिद्धांत हमें ले जाता है 4.5 अरब साल पहले। उस समय पृथ्वी की सतह पे ज्वालामुखी हो सकते थे और पतला जहरीला वातावरण था। हमारा ग्रह निर्माण की तमाम मुसीबतों को झेल चुका था, लेकिन अब उसका सामना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा से होने वाला था। एक और ग्रह, लगभग आधा उसके आकार का, पास आ रहा था। ये था थिया, एक दुनिया जो बन सकती थी, पर उसकी यात्रा यहीं खत्म हो गई, क्योंकि वो सीधा पृथ्वी से टकरा गई। सोचिए, उस समय पृथ्वी से कैसा नजारा रहा होगा। आसमान में एक विशाल ग्रह
जो तेजी से करीब आ रहा है। थिया ने पृथ्वी को उसकी जड़ों तक हिला दिया। इस टक्कर ने हमारे ग्रह का 1/3 हिस्सा उखाड़ फेंका। लेकिन पृथ्वी को नष्ट करने के बजाय थिया उसका हिस्सा बन गई। कंप्यूटर सिमुलेशन दिखाता है कि पहले 24 घंटे कैसे थे। टक्कर से निकला मलबा पृथ्वी को घने वाष्पीकृत चट्टानों के वातावरण में ढक देता है। यह मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग की तरह इकट्ठा हो जाता है, पिघले हुए पत्थरों की पट्टी। ज्यादातर मलबा वापस सतह पर गिर जाता है, लेकिन जो बचता है वो 100 साल के भीतर इकट्ठा होकर एक नया और अद्भुत पिंड बनाता है, पृथ्वी का साथी चांद। इस टक्कर के बाद पृथ्वी तेजी से घूमने लगी और उसकी धुरी थोड़ी झुक गई। उस समय चांद आज की तुलना में बहुत पास था। उसकी सतह से पृथ्वी आसमान में पूरी तरह भरी हुई दिखाई देती थी। धीरे धीरे जैसे चांद दूर गया, उसने पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को कम किया और उसकी धुरी को स्थिर कर दिया। चांद उस विनाशकारी घटना की याद दिलाता है जिसने लगभग पृथ्वी को खत्म कर दिया था। लेकिन उसी टक्कर से पृथ्वी को स्थिरता और अंततः सुंदरता मिली। लेकिन हिंसा यहीं खत्म नहीं हुई थी। चांद की सतह पर आज भी अरबों साल पुराने गड्ढे हैं। ये बताते हैं कि बृहस्पति और शनि ने भीतरी सौर मंडल की ओर मलबे की एक और बारिश कर दी थी। एक हालिया अध्ययन बताता है कि उस समय कम से कम 4 ऐसे टकराव हुए जो इतने बड़े थे कि उन्होंने पृथ्वी की सतह को पूरी तरह बदल दिया और उसके इतिहास की दिशा मोड़ दी। इन टक्करों ने पृथ्वी की परत से रेडियोधर्मी यूरेनियम और पोटेशियम जैसे तत्व उखाड़कर अंतरिक्ष में भेज दिए। इम्पैक्ट इरोजन नामक इस प्रक्रिया ने पृथ्वी की सतह को तेजी से ठंडा होने लायक बना दिया। छोटे टकरावों ने विशाल मात्रा में पानी पहुंचाया या फिर सतह के नीचे मौजूद खनिजों से पानी को बाहर निकाला। चांद के जन्म के आधे अरब साल बाद पृथ्वी अब पानी की दुनिया बन गई थी। इसके समुद्र हर दिशा में फैले थे, बीच बीच में ज्वालामुखीय द्वीप थे। चांद अभी भी करीब था और उसकी वजह से ज्वार भाटा उठते थे जो पथरीले किनारों से टकराते थे। पृथ्वी का वातावरण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण था, जिसमें जल वाष्प भी था। भूमि और समुद्र जीवन के लिए जरूरी रसायनों से भरपूर थे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा और बहुत कुछ। पृथ्वी के पास वो सब था जिससे वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती थी, जीवन को जन्म देना। लेकिन एक समस्या थी, पानी धीरे धीरे गायब हो रहा था। युवा सूर्य आज की तुलना में धुल्ला था, लेकिन तब वो शक्तिशाली फ्लेयर्स छोड़ता था। जब ये कण पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से टकराते तो पानी के अणुओं को तोड़ देते। हल्का हाइड्रोजन अंतरिक्ष में उड़ जाता और भारी ऑक्सीजन सतह पर गिरकर चट्टानों से बंध जाती। हमें पता है कि इसका कितना विनाशकारी असर हो सकता है। मंगल को देखिए, मंगल पर कभी भरपूर पानी था। उसकी सतह पर प्राचीन नदियों के रास्ते और झीलों व महासागरों की तलहटी के निशान हैं। पर आज मंगल बंजर है। पतले कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लगभग कोई पानी नहीं बचा। स्पेसक्राफ्ट ने मंगल के ऊपरी वातावरण से पानी के लगातार गायब होने को दर्ज किया है। हमने यही प्रक्रिया पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र पर भी देखी। आज शुक्र का वातावरण जहरीली गैसों से भरा है, जिसमें मोटे सल्फर के बादल हैं। उसकी सतह कार्बन डाइऑक्साइड से घुटी हुई है, एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस जिसने शुक्र को नरक बना दिया। सतह का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वहां सक्रिय ज्वालामुखी सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड उगलते रहते हैं। तो पृथ्वी ने ऐसा भयानक भाग्य कैसे टाला? पहला कारण, हमारे ग्रह के पास एक चुंबकीय ढाल है। यह सूर्य की घातक विकिरण तरंगों को मोड़ देती है। यह चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के कोर और उसकी परत के बीच गर्मी के आदान प्रदान से बनता है। यह तेजी से ठंडी हुई सतह का तोहफा है। दूसरी रक्षा पंक्ति कुछ और ही थी, जीवन। जीवन ने 4 अरब साल पहले ही सतह पर उभरना शुरू कर दिया था।
लंबे समय से माना जाता है कि जीवन की शुरुआत समुद्र के नीचे ज्वालामुखी वेंट से हुई। वहां गर्मी और रसायनों ने धीरे धीरे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाए। जीवन की रसायनशाला। हाल के विचार बताते हैं कि जीवन की शुरुआत जमीन पर मौजूद गर्म पानी के झरनों और ज्वालामुखी क्षेत्रों से भी हो सकती थी। कोई नहीं जानता कि जीवन पहली बार कब और कहां उभरा, पर हम जानते हैं कि वो आया और फैल गया। जीवन के फैलने की कुंजी थी सूरज की रोशनी को ऊर्जा में बदलने की क्षमता, यानी प्रकाश संश्लेषण। यह प्रक्रिया सबसे पहले 3 अरब साल पहले साधारण बैक्टीरिया में शुरू हुई। वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर से इसकी रासायनिक गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। पहला कदम था सूरज की रोशनी को पकड़ना। बैक्टीरिया की पारदर्शी झिल्ली से गुजरकर प्रकाश विशेष सेंसर तक पहुंचता है। यहाँ क्लोरोफिल अणुओं की रिंग्स होती हैं जो ऊर्जा को पकड़ लेती हैं। फिर ये ऊर्जा प्रोटीन की एक श्रृंखला में आगे बढ़ती है, जीवन की मशीनें। फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस ऊर्जा को आगे ले जाते हैं, जिससे रासायनिक क्रियाएं होती हैं। फिर आता है सबसे जरूरी कदम, सेल को इस ऊर्जा को काम में बदलना होता है। प्रोटॉन का प्रवाह एक विशाल प्रोटीन को घुमाता है, जैसे कोई क्रैंक। ये घूमने की क्रिया एक नई रासायनिक क्रिया शुरू करती है। 2 अणु मिलकर तीसरा अणु बनाते हैं, एटीपी। यह है जीवन की ऊर्जा मुद्रा। एटीपी ने सूक्ष्म जीवों को बढ़ने और विकसित होने की ताकत दी। जब बैक्टीरिया से पौधे बने तो प्रकाश संश्लेषण का उन्नत रूप विकसित हुआ और इसका एक नया उपउत्पाद सामने आया, ऑक्सीजन। धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा जमीन और समुद्र द्वारा सोखी गई मात्रा से ज्यादा हो गई। वायुमंडल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बंधकर नए पानी के अणु बनाने लगी। इस प्रक्रिया ने पृथ्वी के महासागरों के खोने की रफ्तार को रोक दिया। पानी ने जीवन के साथ मिलकर सूर्य और भूविज्ञान को जोड़ दिया, एक अद्भुत जलवायु इंजन बनाने के लिए। जलवायु को दिन रात और ऋतुओं के चक्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। गर्म उष्णकटिबंधीय हवाएं ध्रुवों की ओर जाती हैं, ठंडी हवाएं भूमध्य रेखा की ओर लौटती हैं। समुद्री धाराएं गहरे ठंडे पानी को सतह के गर्म पानी से मिलाती हैं। सूर्य की ऊर्जा को पानी के वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ते हैं, वही गैस जिसने शुक्र को तबाह कर दिया। लेकिन पृथ्वी को अलग बनाता है इसका सबसे खास तत्व, जीवन। समुद्र में अनगिनत सूक्ष्म जीव रहते हैं। फाइटोप्लवकटन CO2 को लेता है, ज़ुप्लवकटन उसे खाता है, फिर छोटे मछली, फिर बड़े जीव। हर कदम पर हवा का कार्बन बड़े बड़े जीवों में जमा होता गया। कुछ कार्बन समुद्र तल पर गिरकर तेल और चूना पत्थर जैसे चट्टानों में बदल गया। फिर ज्वालामुखी या कटाव से वो कार्बन दोबारा वायुमंडल में लौट सकता है। यही है कार्बन चक्र जो हमारी पृथ्वी को रहने लायक बनाए रखता है। ये जीवन पर ही निर्भर है। आज की पृथ्वी समुद्र, वातावरण और भूमि से भरी हुई, प्रकाश और गर्माहट के साथ, जीवन के संतुलन और सुंदरता के साथ। जब हम अपने ग्रह के जटिल इतिहास को समझते हैं तो चकित रह जाते हैं। सुपरनोवा के झटके, बृहस्पति की हिंसा, एक आकस्मिक टक्कर, चांद का तोहफा, पानी और जीवन का जादू, ये सब मिलकर इस ग्रह को स्वर्ग बना गया। लेकिन क्या ये अकेला है? क्या ये सिर्फ किस्मत का अद्भुत संयोग है? या आकाश गंगा में ऐसी और भी दुनियाएं हैं जहां जीवन पनप सकता है?